वेलकम स्टूडेंट, सीजी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 20 जुलाई से 26 जुलाई तक का करंट अफेयर। इससे पहले के करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है। यदि आप हमारे करंट अफेयर के वीडियो को नहीं देख रहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर की सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा करते हैं एक योजना पर, सर्वप्रथम एक योजना पर चर्चा किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम लोग एक योजना के बारे में डिस्कस करेंगे जो है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को, यहाँ पे लिखा है 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना लाया गया था। इसके साथ 4 और योजना थे, अर्थात टोटल कितनी योजनाएं लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को? तो 5 योजनाएं। 2 अक्टूबर 2019 को कितनी योजनाएं लॉन्च हुई? तो 5 योजनाएं। तो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो यह खुद है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, दूसरा था शहरी स्लम योजना, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, स्लम योजना, दूसरा था खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अर्थात खूबचंद बघेल जी वाला था, तीसरा था हमारा वार्ड कार्यालय योजना, और चौथा था सार्वभौम पीडीएस। कौन कौन सा? सार्वभौम पीडीएस। ये 5 योजनाएं 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। इसी में से एक योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना पर हम चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में लागू है। आपको नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि हाट बाजार क्लिनिक, अर्थात यह कैसा क्लिनिक है? ऐसा क्लिनिक जो हाट बाजार पे लगता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो प्रदेश की कई विषम भौगोलिक परिस्थितियों में न जाने कितने ऐसे इलाके हैं, कितने गाँव है जहां से निकलकर जिला मुख्यालय की दूरी तक इलाज कराने के लिए अस्पताल आना लोगों के लिए बेहद कठिन काम है। अर्थात जो लोग हैं वो जिला अस्पताल तक इलाज कराने असुविधाजनक महसूस होती है, उनको दिक्कत होता है कि जिला अस्पताल के पास जाके वो इलाज कराएं। इसी कड़ी में देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जिस दिन आपके गांव में हाट बाजार लगेगा या शहर में आपके हाट बाजार लगेगा, आप जिस भी क्षेत्र से निवास करते हैं वहां, उसी हाट बाजार में हम स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाएंगे क्लिनिक के माध्यम से। अर्थात यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को हाट बाजार तक लेके जाना है। हाट बाजार क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा, गांव में प्रत्येक सप्ताह में कोई ना कोई हाट बाजार अर्थात मार्केट लगती है जहां पे लोग खरीदारी करते हैं। उसी खरीदारी के दिन ही आप अपने स्वास्थ्य का इलाज भी करा सकते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना चालू किया गया है। यह हाट बाजार क्लिनिक में क्या क्या है यह देखते हैं। इस योजना में स्वास्थ्य अमला अर्थात स्वास्थ्य विभाग के जो है वो हाट बाजारों में सिविल लगाकर लोगों का इलाज करने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां वितरण करते हैं। पहला एम क्या है इसका कि इलाज करना लोगों का, दूसरा क्या है? निःशुल्क दवाइयां वितरण करना। इनके ग्राम के नजदीक ग्रामवासी अपने स्वास्थ्य का परीक्षण वो उपचार करा सकते हैं। तो हमारे पास कुल 4 उद्देश्य हो गए कि पहला स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराना, परीक्षण और उपचार कराना। और इसमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है यह भी दिया हुआ है कि स्वास्थ्य शिविरों में मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, डायरिया अर्थात जो जनरल बीमारी है, जो जनरल रोग होते हैं, वह सभी के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रारंभ किया गया है ताकि इन रोगों से निदान प्राप्त हो सके। तो कुपोषण, एनीमिया, सिकल सेल, ब्लड प्रेशर और गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर में हीमोग्लोबिन अथवा गर्भधारण परीक्षण और चर्म रोग, HIV, इन सब की भी जांच की जाती है। सबसे ज्यादा जो जांच किया गया है अभी तक वह ब्लड प्रेशर का जांच है, अर्थात बीपी की समस्या लोगों में बहुत है, उन्हीं का सर्वप्रथम जांच किया गया है। इससे क्या होता है कि हाट बाजार क्लिनिक योजना से स्वास्थ्य सुविधा आपके घर के आसपास पहुंच जाती है, जिससे आप अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। इससे क्या हुआ यह भी दिया है कि जो गांव में अंधविश्वास चल रहा है, जिनमें बैगा गुनिया, सिरहा, झाड़ फूक के जरिए अपना इलाज करवाते हैं और सही इलाज के अभाव में क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी सब कारण को देखते हुए हाट बाजार पे क्लिनिक लगाया जाता है, जिससे क्या हो सके दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपचार की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। तो यह थी हमारी मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। हम प्रत्येक करंट अफेयर के डिस्कशन के पहले एक योजना के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज की योजना में हमारा था मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। अब चलते हैं हमारे करंट अफेयर की ओर। तो आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर है वह कृषि विभाग से है, अर्थात उपार्जन की व्यवस्था। किसकी उपार्जन की व्यवस्था? कृषि विभाग ने। तो कोई नए उपार्जन का अर्थात होता है खरीदी। जो धान होता है उसके लिए उपार्जन शब्द उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है खरीदी। तो आप यह न्यूज देख सकते हैं, 20 जुलाई 2022 क्या है
तो न्यूज यह है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 अर्थात जो अभी धान बोया गया है उसकी बात कर रहे हैं, जो धान आप सभी द्वारा बोया गया है किसानों द्वारा, वो क्या है, खरीफ वर्ष। उसी किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी। आप याद रखेंगे किसकी किसकी, अरहर, उड़द और मूंग। ये कैसे हैं, तो ये दलहन फसलें हैं। ये कैसे फसल हैं, तो ये दलहन फसल है। इन दलहन फसलों की खरीदी 2022-23 से की जाएगी और इसके लिए एक दर निर्धारित किया गया है जिसे एमएसपी कह रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यह एमएसपी क्या है, एमएसपी। तो इसका उपार्जन कौन करेगा यह भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ अर्थात जो धान का उपार्जन करती है, सहकारी विपणन संघ जो धान का उपार्जन करती है, जिसे हम लोग मार्कफेड कहते हैं कॉमन भाषा में, वो वही इस दलहन फसलों का भी उपार्जन करेगी। इसके लिए अरहर और उड़द के लिए 6600 रुपए, यह याद रखिएगा, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मूंग की खरीदी के लिए 7755 याद रख लेंगे, 7755 रुपया। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अरहर एंड उड़द का हो जाएगा 6600 रुपया और मूंग का हो जाएगा 7755 रुपीज। तो ये याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अरहर और उड़द प्रति क्विंटल कितने रुपए की दर से खरीदी की जा रही है। और एक सवाल यह भी आ सकता है कि यह किसके द्वारा खरीदा जा रहा है, तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी खरीदी वर्ष से चालू की गई या कौन से खरीफ वर्ष से चालू किया गया, तो 2022-23। और इसकी खरीदी की डेट भी डिसाइड कर दी गई है कि कब से कब तक खरीदी होगी। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उड़द एवं मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर अर्थात 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक, और अरहर का उपार्जन 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में। उपार्जन का अरहर का उपार्जन कब करना है, तो 13 मार्च 23 मतलब अगले साल से होगा, और मई 23 अर्थात अरहर को हमने रबी फसल के रूप में लिया है और ये उड़द और मूंग को हमने कैसे लिया, खरीफ फसल के जैसे लिया। खरीफ फसल की खरीदी तिथि 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक रहेगी और अरहर जो है रबी की फसल में काउंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो 13 मार्च 2023 से लेकर 12 मई 2023 तक अरहर की फसल की खरीदी की जाएगी। तो आप डेट भी याद रखिएगा, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर का क्या, किसकी किसकी, तो उड़द और मूंग याद रखिएगा, उड़द और मूंग। और जो अरहर है अर्थात जिसको राहर कहते हैं, राहर दाल जो खाते हैं, अरहर दाल, उस अरहर की खरीदी की जाएगी 13 मार्च 2023 से। अरहर, मूंग और उड़द की गोदाम एवं भंडारण की सुविधा है तो 25 कृषि उपज मंडियों को, कितने कृषि उपज मंडियों को, 25 कृषि उपज मंडियों को अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। तो कितने उपज मंडी है, तो 25 कृषि उपज मंडी, 25 कृषि उपज मंडी याद रखिएगा। यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 याद रखिएगा आप। अब चलते हैं हम अगले न्यूज की ओर अपना। तो हमारा अगला न्यूज है गोधन न्याय योजना से। आप सभी को पता है कि यह राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। कब से चालू हुआ, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह चालू हुआ 20 जुलाई 2020 से। आप सभी को पता है न, हमारे जो सुराजी गांव योजना है, सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत जो नरुआ गरुआ घुरुआ बारी है, उसमें गरुआ शब्द के क्रियान्वयन के लिए अर्थात गरुआ से संबंधित चीजों के क्रियान्वयन के लिए गोधन न्याय योजना चालू किया गया, जिसका विस्तार अनेक रूपों में किया गया। हमने इस पे कई बार विस्तृत चर्चा किया है, तो हम केवल इसके अपडेट देख लेते हैं कि अब की बार यह है 300 करोड़ पार। तो जो भुगतान है गोबर किसानों को वह 300 करोड़ के पार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब की बार 300 करोड़ पार अर्थात 300 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान हो चुका है। किसको, तो गौपालकों को। जो गौपालक समुदाय है अर्थात जो गोबर अपना बेच रहे हैं, गोबर बेचने वाले, जो गोबर बेचने वाले हैं, उन्हें 300 करोड़ से ज्यादा रुपए का पेमेंट किया जा चुका है। तो यह डाटा याद रखिएगा, मेंस में लिखने के काम आएगा कि लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज की ओर। हमारा जो अगला न्यूज है वह है कैबिनेट मंत्री के दर्जे से। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सन्नी अग्रवाल। सन्नी अग्रवाल को दिया गया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो
आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद में अलग अलग स्तर के मंत्री होते हैं, उसमें से कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा दिया गया है केवल, अर्थात यहाँ कैबिनेट मंत्री की बैठक में नहीं हो सकते, ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है इन्हें केवल एक। यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, यह याद रखिएगा कि ये किस विभाग से संबंधित है छत्तीसगढ़ के, तो ये है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, याद रखिएगा। भवन सन्निर्माण कर्मकार अर्थात जो मिस्त्री स्त्री होते हैं, कर्मकार अर्थात जो भवन निर्माण में सहायता करते हैं वो उसे कहते हैं सन्निर्माण कर्मकार। तो इसके अध्यक्ष थे कौन? सुनील सन्नी जी। अब इन्हें क्या मिल गया है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। एक और मिला था थोड़े दिन पहले, जिन्हें राम कुमार पटेल कहते हैं हम, राम कुमार पटेल। ये क्या है? शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राज्य में शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष है, शाकंभरी बोर्ड। इनके अध्यक्ष को भी हमने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। इन्हीं के उपलक्ष्य में छेरछेरा के दिन राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी और यह किया भी गया। हमारा जो अगला न्यूज है वह है उच्च शिक्षा विभाग से। उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारियां। किसकी तैयारियां शुरू की है उच्च शिक्षा विभाग ने? तो रायपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज। अभी तक हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रहे थे आत्मानंद के माध्यम से, अब हम क्या खोल रहे हैं? कॉलेज खोल रहे हैं। हमने पहले स्कूल खोले आत्मानंद के नाम से, इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब क्या खुल रहे हैं हमारे यहाँ? कॉलेज खुल रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहाँ खुल रहा है? रायपुर में खुल रहा है। तो रायपुर में कहाँ खुल रहा है यह इंपॉर्टेंट है। तो यह संस्कृत महाविद्यालय के साथ खुल रहा है। तो आप यहाँ पे हम न्यूज पढ़ सकते हैं कि अंग्रेजी स्कूलों की सफलता के बाद, अर्थात अंग्रेजी स्कूल की सफलता कहने का मतलब यह साबित कर रहे हैं कि आत्मानंद की बात कर रहे हैं। आत्मानंद स्कूल की जो सफलता है उसको देखते हुए अब क्या कर रहे हैं? हम अंग्रेजी मीडियम कॉलेज खोल रहे हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अपर संचालक ने शुक्रवार को प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को लिखकर प्राथमिक स्तर से जो भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। अगला जो हमारा न्यूज है वह है सूरजपुर से। प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारे लिए यह टर्म इंपॉर्टेंट है कि यह क्या है? प्रवास आवासीय विद्यालय। सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि कितने प्रवास आवासीय विद्यालय है, इसकी संख्या पता होनी चाहिए हमें, और ये होता क्या है प्रयास, यह पता होना चाहिए। प्रयास के उद्देश्य क्या है, यह बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि संख्या कितनी होती है और प्रयास के उद्देश्य क्या है। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आप याद रखेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय योजना जो छत्तीसगढ़ शासन की कैसी योजना है? महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य, पहला उद्देश्य देखिए आप, नक्सल प्रभावित घोषित जिले। तो नक्सल प्रभावित घोषित जिले, यदि आपने हमारा करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तृत चर्चा की है कि करंट अफेयर में जब नक्सल प्रभावित राज्यों का रैंक आया था तो उसमें छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे था। उस समय हमने चर्चा की है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। एवं आदिवासी उप योजना क्षेत्र में शासकीय अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत। याद रखिएगा कि इसके जो पात्रता है वो शासकीय और अशासकीय दोनों के लिए है। विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हेतु विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु विशेष कोचिंग के माध्यम से तैयार करना है। अर्थात जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है? विशेष कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना है। तो यह एक कोचिंग है। किसकी कोचिंग कराते हैं? तो कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग कराया जाता है इनमें। और कैसे बच्चे होने चाहिए? तो नक्सल प्रभावित जिले होने चाहिए, नक्सल प्रभावित जिले। तो नक्सल प्रभावित जिले होने चाहिए। नक्सल प्रभावित जिले के बच्चे को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराया जाता है इस प्रयास आवासीय विद्यालय के माध्यम से। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने आवासीय विद्यालय हैं प्रयास के? यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं। इसमें बहुत सारे डाटा दिया गया है। आप यह पेज हमारे टेलीग्राम चैनल सीजी एग्जाम एकेडमी में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीजी एग्जाम एकेडमी।
वहां पे यह फोटो डाल दिया गया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं इस डिटेल को। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यह डाटा आपको याद रखना है कि राज्य में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो नक्सल प्रभावित जिले और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करना। तो आप देख सकते हैं। अब हमारा अगला जो न्यूज है वह है जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम अब कर दिया गया झाड़ा सिरहा के नाम पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखा गया है कि जो सीजी व्यापम है या पीएससी का एग्जाम है, इसमें जो नाम परिवर्तन वाले जो सवाल रहते हैं जिसमें नाम परिवर्तन किया जाता है, उस सवाल को अक्सर पूछा जाता है। जो नाम परिवर्तन हुए रहते हैं, जैसे थोड़े दिन पहले दुर्ग विश्वविद्यालय जो है कामधेनु विश्वविद्यालय को वसुदेव चंद्राकर कर दिया गया, दुर्ग विश्वविद्यालय को हेमचंद यादव कर दिया गया। तो ऐसे जो नाम परिवर्तन है उन्हें बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप यह याद रखिएगा कि जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम किस पे कर दिया गया, अब झाड़ा सिरहा के नाम पे। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है। टोटल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक रायपुर में है, सबका नाम जीसी है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबका नाम जीसी था, जीसी रायपुर, जीसी बिलासपुर, जीसी जगदलपुर। अब जीसी जगदलपुर को बोल लेंगे झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे देख सकते हैं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर अब झाड़ा सिरहा के नाम पर जाना जाएगा। झाड़ा सिरहा कौन थे, तो यह आदिवासी विद्रोह का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में जब आदिवासी विद्रोह का चैप्टर पढ़ा जाता है तब झाड़ा सिरहा का नाम आता है। तो आप झाड़ा सिरहा का नाम आदिवासी विद्रोह के चैप्टर में हम पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी याद रखिएगा कि झाड़ा सिरहा के नाम पर क्या किया गया है, जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। अब चलते हैं हम अगले न्यूज की ओर। हमारा जो अगला न्यूज है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यही एक ऐसा समय है जब पक्ष और विपक्ष दोनों बिल पे सहमत रहते हैं। बिल पर क्या होंगे, सहमत होंगे। आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी बिल जब लोकसभा या विधानसभा में पास होता है तो हमेशा पक्ष और विपक्ष की स्थिति बनी रहती है, परंतु कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होते हैं, और वो बिल थे माननीयों के वेतन भत्ते के संशोधन के बिल। तो 70,000 तक बढ़ेंगे माननीयों के वेतन भत्ते। आप सभी देख सकते हैं कि विधानसभा सत्र चल रही है, और विधानसभा सत्र में विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उससे संशोधित विधेयक अर्थात उससे संबंधित जो विधेयक है अर्थात बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो वह सदन में पेश किया गया है। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को फायदा है, इसलिए यह दोनों उस बिल पर सहमत थे और यह बिल पास भी हो गया। तो कितना बढ़ रहा है और कितना सैलरी मिलता है इनको यह देख लेते हैं। तो हेडिंग पे ही लिखा है यहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष को 1.95 लाख अर्थात 1,95,000 रुपए विधानसभा अध्यक्ष अर्थात हमारे माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं 5वीं विधानसभा के, विधानसभा अध्यक्ष को 1.95 लाख, सीएम को 2.5 लाख रुपए और विधायकों को मिलेंगे 1,60,000। तो यह उनकी सैलरी है। और इसमें जो भी भत्ते और वेतन कंबाइन है, तो हम देखते हैं नीचे की विस्तृत चर्चा करते हैं इस पे। तो यहाँ पे वेतन का लिस्ट दिया हुआ है, वेतन और भत्ते में कितना बदलाव यहाँ पे देखते हैं। पहले कितना वेतन था अध्यक्ष का, माननीय जो अध्यक्ष जी हैं हमारे विधानसभा के उनका था 1,32,000 रुपए, अब हो गया 1,95,000 अर्थात 63,000 रुपए की वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट 63,000 अर्थात इसका 50% हो जाएगा 120 के आसपास, तो लगभग 45% का ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनकी सैलरी 45% तक इंक्रीमेंट होती है, जबकि उनका निर्वाचन भत्ता कितना बढ़ाया गया यहाँ पे दिखा गया है। ओवरऑल में तो 45% बढ़ा है, परंतु निर्वाचन भत्ता 83% तक बढ़ चुका है। उपाध्यक्ष की सैलरी हो गई है अब 1,80,000, मुख्यमंत्री जी की सैलरी है 2.5 लाख, नेता प्रतिपक्ष की सैलरी है 1,90,000 रुपए, मंत्री की सैलरी है 1,90,000 रुपए और संसदीय सचिवों की सैलरी है 1,75,000 और जो नॉर्मल विधायक हैं उनकी सैलरी है 1,60,000 रुपए। इनमें वृद्धि भी देख सकते हैं। कुल मिला के अब सभी को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी मिल रही है। तो हमारे लिए यह याद, अध्यक्ष का याद रख लीजिएगा आप और मुख्यमंत्री का याद रखिए, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, इन चार का नाम याद रखना है। तो अध्यक्ष को कितना मिलता है 1,95,000, उपाध्यक्ष को मिलता है 1,80,000, मुख्यमंत्री जी को मिलता है 2,50,000 और नेता प्रतिपक्ष को मिलता है 1,90,000 रुपए। तो आप इसे याद रखिएगा।
इनमें क्या क्या वृद्धि हुई है, यह भी दिया है कि निर्वाचन भत्ते के रूप में 40,000 प्रति माह मिलता था, जिसे बढ़ाकर 73,000 किया गया। दैनिक भत्ता 2,000 से 3,000 किया गया। निर्वाचन भत्ता 40,000 प्रति माह मिलता था, उसे 68,000 किया गया। अर्थात उन्होंने खुद अपनी सैलरी बढ़ा ली। और आपको भी अगर ऐसा मौका मिले कि आप अपनी सैलरी बढ़ाएं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपनी सैलरी कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज है हमारे सेंट्रल का है, चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसके तहत 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है सालाना। 6,000 रुपए प्रति किसानों को क्या दिया जाता है, सालाना। जिनके नाम पे पट्टा आप जानते हैं, इन्हीं का 2,000 रुपए में 3 किस्त आता है। 2,000 रुपए के 3 किस्त मिलते हैं इस पे। 2,000 रुपए करके आपके अकाउंट में डीबीएफटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं। तो इसकी एक ई केवाईसी अर्थात केवाईसी, नो योर कस्टमर, अर्थात आपके बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 तारीख तक है। तो यदि आप भी किसी किसान परिवार से हैं और आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया, तो आप अंतिम तिथि 31 जुलाई तक ई केवाईसी करा लेंगे। और इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 6,000 रुपए मिलता है किसानों के सम्मान हेतु, और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है 2-2 हजार रुपए में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर। जिनके नाम पर पर्ची है, पर्ची अर्थात भू ऋण पुस्तिका कहते हैं, जिनके पास भूमि है, जिनका भूमि में नाम है, या भूमि जिसके नाम पर है, या कह सकते हैं उन्हें 2,000 अर्थात 6,000 रुपए की कुल इंस्टॉलमेंट मिलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगला जो हमारा न्यूज है वह है दुर्ग से। दुर्ग में जो कामधेनु विश्वविद्यालय है, अर्थात ये कैसा विश्वविद्यालय है, पशु विश्वविद्यालय है। कामधेनु शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि गाय से संबंधित है, अर्थात पशु विश्वविद्यालय है। इन्हीं का नाम बदला गया है, अभी देखते हैं। तो इनके जो कुलपति हैं डॉक्टर NP दक्षिणकर, आप यह नाम याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि इन्हें कर्नल की मानद की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये कर्नल की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। NCC अर्थात नेशनल कैडेट कोर द्वारा इन्हें कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, तो NP दक्षिणकर। और कहाँ क्या है ये, तो कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। आप यह भी देख सकते हैं कि कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या रखा गया, दाऊश्री वसुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। यह भी नाम याद रखिएगा आप, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो दाऊश्री वसुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। और इनके कुलपति हैं डॉक्टर NP दक्षिणकर। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC नेशनल कैडेट कोर में कर्नल की मानद उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में इनके रैंक के एकमात्र कुलपति को इस सम्मानित किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि MP और CG में, अर्थात जो हमारा मातृ राज्य है MP और CG, दोनों में ऐसे मानक उपाधि प्राप्त करने वाले केवल एक ही कुलपति हैं, इसलिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर NP दक्षिणकर। NCC द्वारा इन्हें कर्नल की मानद उपाधि दी गई, और कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो दाऊश्री वसुदेव चंद्राकर। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला जो न्यूज है वह है राज्य में बिजली होगी थोड़ी सी महंगी। या थोड़ी नहीं, या बहुत महंगी होगी, या थोड़ी शब्द गड़बड़ लिख दिया है न्यूज वालों ने, तो कोई बात नहीं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह पड़ेगा ऊर्जा प्रभार। अभी तक क्या हो रहा था, छत्तीसगढ़ में बिजली थोड़ी सस्ती थी बाकी अन्य राज्यों की तुलना में। अब उसमें क्या बढ़ा दिया गया है, तो ऊर्जा का प्रभार, अर्थात आप देखेंगे अपने बिजली बिल को तो उसमें लिखा रहता है ऊर्जा प्रभार, उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, और घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभारों में कितनी % की वृद्धि कर दी गई, 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया, अर्थात 3% की घरेलू में बढ़ोतरी हुई। घरेलू में कितना, जो घरेलू उपभोक्ता है जिन्हें L1 उपभोक्ता कहते हैं, हम LV1 उपभोक्ता कहते हैं, वो घरेलू उपभोक्ता के जो ऊर्जा प्रभार है उनमें 3% की वृद्धि हुई। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 12% से बढ़ाकर 17% अर्थात 5% कर दिया गया, और जो अन्य उद्योग हैं उनके लिए अलग अलग रूप से ऊर्जा प्रभार बढ़ा दिया गया है। तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री हाफ बिजली बिल योजना, हाफ बिजली
बिल योजना। हाफ बिजली बिल योजना के तहत आपको आधा ही बिल पे करना है। कितने यूनिट तक? तो 400 यूनिट तक। अगर आप घरेलू उपभोक्ता हैं और 400 यूनिट तक आप बिजली कंजम्पशन करते हैं तो केवल इसका आधा अर्थात 200 यूनिट का आपको बिल देना पड़ेगा, या आपने जितना यूज किया है 400 से कम उतने का आपको बिल देना पड़ेगा। किस योजना के तहत? तो हाफ बिजली बिल योजना के तहत। अर्थात सरकार एक तरफ बिजली बिल योजना अर्थात हाफ बिजली बिल योजना के तहत बिजली में माफी दे रही है बिल में, लेकिन एक तरफ ऊर्जा प्रभार को बढ़ा रही है। अर्थात राजस्व को बढ़ाने का यह एक तकनीक देख सकते हैं आप, कि एक तरफ आप ऊर्जा प्रभार में वृद्धि कर दीजिए और दूसरे तरफ आप हाफ बिजली बिल योजना के माध्यम से क्या कर दीजिए, बिजली बिल को आधा कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इस पे और नीचे क्या है। यहाँ पे दिया है कि शुल्क में ऊर्जा प्रभार बढ़ाने को लेकर संशोधन किया गया है। क्या बढ़ाने को लेकर? ऊर्जा प्रभार। नए संशोधन के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में वृद्धि की गई। यह वृद्धि 8% से बढ़कर 11% अर्थात 3% की वृद्धि, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। जानकारों का कहना है कि अब तक ऊर्जा प्रभार प्रति 100 यूनिट पर 28 रुपए 80 पैसा लगता था। अर्थात आप 100 यूनिट यदि बिजली यूज करते हैं 100 यूनिट पे तो 28 रुपया ऊर्जा प्रभार लगता था। 28 रुपया 80 पैसा 28 रुपए 80 पैसा ऊर्जा प्रभार लगता था, जो अब बढ़कर 39 रुपए 60 पैसा लगेगा। अर्थात 3% की वृद्धि हो गई है ऊर्जा प्रभार पे। इसका कारण भी बताया गया है कि इसका कारण यह है कि कोयला और ईंधन की दरों में वृद्धि के चलते ऊर्जा प्रभार में बढ़ोतरी की जा रही है। तो कोयला की दर बढ़ चुकी है, जिससे क्या हो गया है, ऊर्जा प्रभार में वृद्धि हो चुकी है। अब आपको ज्यादा बिजली बिल पे करना पड़ेगा। अब हमारा जो अगला न्यूज है वह है एक पायलट प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है फसल बीमा संबंधी शिकायत का पायलट प्रोजेक्ट। अर्थात जो हम फसल बीमा योजना देख रहे हैं, फसल बीमा योजना, मैंने पिछले करंट अफेयर में ही बताया था कि इसकी तिथि बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दी गई है। 31 जुलाई तक कर दी गई है फसल बीमा योजना की तिथि। यह 2016 में लागू हुआ था। हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ है जिसका नाम है FGR पोर्टल। FGR पोर्टल। इस FGR पोर्टल क्या है? इसका नाम है शिकायत निवारण पोर्टल। अर्थात आप शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन। FGR पोर्टल का अर्थ ही होता है ऑनलाइन माध्यम से। तो यदि आपको फसल बीमा संबंधी कोई भी शिकायत है तो आप उसका ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जिसका नंबर है टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं, और कार्यालय को आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। कहाँ? जसपुर। चूंकि फसल बीमा योजना पूरे देश पे लागू है, लेकिन इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया है? तो जसपुर जिले पे, वो भी छत्तीसगढ़ के। इसलिए यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फसल बीमा योजना का FGR पोर्टल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ चालू किया गया है? तो आप बताएंगे जसपुर नगर। यहाँ पे न्यूज देखते हैं, पूरा चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि न्यूज क्या है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में, यह याद रखिएगा, अभी हमने इसके ऊपर चर्चा किया। किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान, दो उद्देश्य हैं। पहला है सुनवाई, दूसरा है निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल FGR। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा कि FGR का फुल फॉर्म क्या है, तो किसान शिकायत निवारण पोर्टल, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जुलाई से, आप यह डेट भी याद रख सकते हैं, 21 जुलाई से छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया है। शिकायतों के निदान पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अर्थात छत्तीसगढ़ कैसा राज्य हो गया? छत्तीसगढ़ फर्स्ट राज्य हो गया। अभी किसी और राज्यों में लागू नहीं हुआ है। कब से लागू हुआ है? 21 जुलाई से। 21 जुलाई 2022 से। कहां लागू किया गया? कौन से जिले पे? तो जसपुर जिले पे। आप याद रखिएगा, जसपुर जिले पे लागू किया गया। ठीक है। तो अब किसानों को फसल बीमा संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए किसी कार्यालय अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति या एक किसान हमेशा कार्यालयों के चक्कर काटते रह जाता है, पर उसका शिकायत का निवारण नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या है, ना लिखित आवेदन देना होगा आपको, न ही कुछ कहना होगा। आप सीधा क्या कर सकते हैं, किसान भाई टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 14447 पर, और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी निदान कैसे की जाएगी? तत्परता से की जाएगी। अर्थात इसमें कोई डेट नहीं है कि 1 महीने के अंदर की जाएगी या 15 दिन के अंदर की जाएगी, तत्परता के साथ की जाएगी। तो आप इसे याद रखिए
कि फसल बीमा योजना से संबंधित जो एफजीआर पोर्टल है, अर्थात जो शिकायत निवारण पोर्टल है, वह जसपुर जिले में लागू किया गया है। कब से लागू किया गया है? तो 21 जुलाई 2022 से लागू किया गया है। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां ये लागू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। आइए चलते हैं अब अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज है वह परिवहन से संबंधित है। न्यूज देखते हैं कि रायपुर शहर में खुलेंगे 40 केंद्र, 12 स्थानों में केंद्र शुरू। तो कुछ केंद्र खुल रहा है परिवहन का, तो परिवहन के द्वारा कुछ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और वो केंद्र क्या है? तो उसका नाम है क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र। अर्थात आपके क्षेत्र में परिवहन से संबंधित कार्यों के लिए, अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस और भी जो संबंधी है, टैक्स पटाना, गाड़ी के कागजात, आरसी, इन सभी के लिए परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। जिससे क्या मिलेगी? लोगों को मिल रही ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न सुविधाएं। तो आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र क्या है। आप यह लाइन इंपॉर्टेंट याद है हमारे लिए, यह लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ देश का कैसा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसमें क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोला जा रहा है, जो लोगों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं, परिवहन संबंधी अन्य सुविधाएं, आप याद रखिएगा, उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में कितने? 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है। इस पर काम शुरू कर दिया गया। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं, करीब 1 दर्जन जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इससे क्या होगा? एजेंटों से छुटकारा मिलेगा। आप सभी ने देखा होगा कि आप कभी भी परिवहन ऑफिस जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य चीजों बनवाने के लिए एजेंटों के माध्यम से काम कराना पड़ता है, जिससे व्यय अधिक होता है। इस व्यय को बचाने और सुविधा प्रदान करने हेतु ही क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? सीजी क्या है? पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है जहां पे क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोल रहे हैं। कितने नंबर हैं? तो 1000 संख्या में, जिसमें से 40 कहाँ है? अकेले रायपुर में है। इससे क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगा। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोला जा रहा है। 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे राज्य में, और 40 सुविधा केंद्र है, परिवहन सुविधा केंद्र रायपुर में है। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला जो न्यूज है वह है राजीव आश्रय योजना से। आप इससे समझ सकते हैं, आश्रय कहने का अर्थ ही है कि उन्हें मकान प्रदान किया जाएगा, अर्थात मकान या भूमि प्रदान किया जाएगा। मकान के स्थान पर मकान आवास योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है, आवास। इसके और राजीव आश्रय योजना के तहत भूमि प्रदान किया जाएगा। तो राजीव आश्रय योजना का सर्वे पूरा हो चुका है और सूची का प्रकाशन हुआ है। तो देखते हैं है क्या। राजीव आश्रय योजना के जिले के सभी नगरीय निकायों में सर्वे का काम पूरा हो गया। तो राजीव आश्रय योजना चल कहाँ रहा है? तो केवल नगरीय निकायों पे, या ग्रामीण निकायों पे नहीं चल रहा है। तो कितने नगरीय निकाय हैं? तो वर्तमान में 170 नगरीय निकाय हैं। 168 नगरीय निकाय थे, जिसमें से 2 नए नगर पंचायत बने, तो टोटल 170 नगरीय निकाय हो चुके हैं। अब सर्वे के बाद तैयार की गई सूची नगर निगम कार्यालय सभी नगर पालिका उपलब्ध है। सूची का अवलोकन 1 अगस्त तक दावापत्ति कर सकते हैं। इसमें पात्रता क्या है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजीव आश्रय योजना में आखिरकार मिलता क्या है, क्या योजना है, प्रावधान क्या है इसका। तो आइए देखते हैं राजीव आश्रय योजना के प्रावधान। राजीव आश्रय योजना का जो है वो प्रत्येक पात्र हितग्राही को 15 रुपए प्रति वर्ग फीट, अर्थात 15 रुपए स्क्वायर फीट, 15 रुपए स्क्वायर फीट पर क्या दिया जाएगा? विकास शुल्क की अदायगी पर राजीव आश्रय योजना के तहत 30 वर्ष का स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा 30 वर्ष तक, 30 वर्ष तक भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए विकास शुल्क की दर से? तो 15 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से प्रत्येक हितग्राही को। हितग्राही अगर इस पट्टे को फ्री होल्ड करना चाहते हैं, अर्थात राज्य शासन से मुक्त करना चाहते हैं, तो वह गाइडलाइन दर के 22% राशि का भुगतान कर पट्टे पर प्राप्त हुई भूमि को भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि आपको पट्टा मिल गया तो आप 22% गाइडलाइन दर से पेमेंट करके उस भूमि पर अपना काबिज प्राप्त कर सकते हैं। यह राजीव आश्रय योजना तहत वर्ष 1984 एवं 1998 में भी प्रदत्त पट्टे पर लागू होगी। अर्थात 1984 और 1998 की इस योजना के तहत जिन लोगों को पट्टा प्राप्त हुआ था, उन्हें भी इसके तहत ये 30 वर्ष का और स्थायी पट्टा प्राप्त होगा और 22% दर पर भूमि स्वामी हक प्राप्त किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, यह बहुत पुरानी योजना है। इसके प्रावधान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 15 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के तहत
15 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के तहत 30 वर्ष के लिए भूमि का पट्टा प्रदान किया जाता है और 22% गाइडलाइन दर के हिसाब से जो राशि है उसका भुगतान कर आप पट्टे का भूमि स्वामी प्राप्त कर सकते हैं। और एक इन पर लागू होगा तो 1984 और 1998 में जिनको पट्टा मिला था इस योजना के तहत उसके लिए भी लागू होगा। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला जो न्यूज है वह अंबिकापुर से है। तो आइए देखते हैं उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम। यह याद रखिएगा, ऐसे कार्यक्रम जो अलग से परिचिन्हित होते हैं उनका एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है और वह राज्य में किए जाते हैं तो वह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 से 31 जुलाई 2022, सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है कि कब से कब तक होता है। कार्यक्रमों का डेट पूछा जाता है, कार्यक्रमों का क्या पूछा जाता है, एग्जाम में डेट पूछा जाता है। तक जिले में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 27 जुलाई को राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय, आपको याद होना चाहिए कि जो कृषि महाविद्यालय का नाम है उसे राजमोहिनी देवी के नाम पे कर दिया गया है। इसी के तहत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम रखा गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जा रहा है, तो 25 से 31 जुलाई तक। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज थे, जैसे हरेली के उपलक्ष्य में जो गौमूत्र की खरीदी की जाएगी और उसके संबंधित गेड़ी नृत्य का आयोजन किया जाएगा। इन सभी के लिए अलग से एक वीडियो पे चर्चा किया जाएगा, तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों करंट अफेयर का। यदि हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।